हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज अपन फंडामेंटल के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका बेड सोर। बेड सोर के बारे में अगर बात करें तो इनका कुछ अनदर नेम्स भी होते हैं। जैसे कि इसके अनदर नेम्स की बात करूं मैं तो पहला इसका दूसरा नाम क्या होता है आपका डेक्यूबेटस अल्सर एंड प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर दोस्तों, अगर इसके बारे में बात करें कि प्रेशर अल्सर होता क्या है तो क्या होता है कि एक जो पेशेंट है काफी लॉन्ग टाइम तक अगर आपके वार्ड के अंदर स्टे कर रहा है, हॉस्पिटलाइज्ड है, ड्यूरिंग दैट क्या होता है कि पेशेंट एक ही सेम पोजीशन में अगर लाई डाउन रहेगा तो उसके जो वेट बियरिंग जो पार्ट्स हैं वहां पे क्या होगा, कंटिन्यूअसली फोर्स रहेगा, यानी कंटिन्यूअसली क्या रहेगा, वहां पे प्रेशर रहेगा। उस प्रेशर की वजह से क्या होगा कि वहां की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर की वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएंगी, नैरोविंग हो जाएगी उनके अंदर, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी आपके टिश्यूज तक। अगर उनके पास में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, इन दैट केस क्या होगा, वहां की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं वो रुक जाएंगी। अगर उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस अगर रुक गई तो सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर सेल डेथ हो गई तो टिश्यू की इंटीग्रिटी वहां पे क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, उस केस के अंदर क्या बन जाएंगे आपके डेक्यूबेटस अल्सर, क्योंकि वहां पे सेल डेथ हो गई, टिश्यू आपकी जो स्किन इंटीग्रिटी है वो क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई। उसको क्या बोलते हैं, डेक्यूबेटस अल्सर। सिस्टमेटिक अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, ड्यू टू प्रेशर, ये प्रेशर कैसा होगा, कंटिन्यूअस प्रेशर ऑन ए पार्ट, ऑन ए बॉडी पार्ट blood supply decreases and tissue metabolism disturbed. Due to this, cell death occurs and tissue integrity disturbed। ठीक है, सेल डेथ की वजह से क्या होगा, वहां की टिश्यू इंटीग्रिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी कंडीशन को क्या नाम देते हैं अपन, प्रेशर अल्सर। अगर मैं प्रेशर अल्सर्स के बारे में बात करूं कि किस किस कंडीशन में प्रेशर अल्सर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो इटियोलॉजी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इटियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो जैसा है कि आपका एक तो नाम के अंदर ही इटियोलॉजी लिखा हुआ है, प्रेशर। दूसरा होगा आपका फ्रिक्शन, तीसरा होगा आपका मॉइस्चर एंड फोर्थ वन इज शियर। शियर फोर्स क्या होता है आपका, अपोजिट फोर्स। अपोजिट फोर्स अगर किसी टिश्यूज पे गिर रहा है, वो कंटिन्यूअस है, तो उस केस में भी क्या होगा, वहां की ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से भी वहां के टिश्यू की डेथ होने स्टार्ट हो जाएगी और जो आपकी स्किन इंटीग्रिटी है या फिर जो टिश्यू इंटीग्रिटी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो क्या हो जाएंगे, आपको डेक्यूबेटस अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि किस तरीके से होता है, ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, वही स्टेप टू स्टेप अपन चलेंगे कि एक कंटिन्यूअस अगर एक ही पार्ट पे क्या कर रहा है, प्रेशर गिर रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल डेथ होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, प्रेशर ऑन ए पार्ट, कंटिन्यूअस प्रेशर ऑन ए पार्ट, बॉडी पार्ट, due to continuous lie down in same position। अगर एक जो पेशेंट है वो सेम पोजीशन में लाई डाउन रहेगा काफी लॉन्ग टाइम तक, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई, डिक्रीज इन blood supply due to pressure on
ब्लड वेसल्स, वहां की जो ब्लड वेसल्स है वहां पे भी क्या होगा, कंटिन्यूअस प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से वहां की ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ब्लड सप्लाई अगर कम हो गई है तो क्या होगा, टिश्यू मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, टिश्यू मेटाबॉलिज्म डिक्रीजेस बिकॉज टिश्यू नीड्स, टिश्यू मेटाबॉलिज्म के लिए किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं मिलेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, टिश्यू के मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, सेल डेथ होगी, सेल डेथ होगी। सेल डेथ की वजह से क्या होगा, वहां पे नेक्रोसिस। ठीक है, अगर नेक्रोसिस किसी टिश्यू पार्ट में हो रहा है तो वहां की इंटीग्रिटी चेंज हो जाएगी, इंटीग्रिटी की चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसको बैड सोर, नेक्रोसिस की वजह से क्या होगा आगे उसको बैड सोर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कॉमन प्रेशर पॉइंट्स की। ठीक है, कि किस पोजीशन में कौन सा कॉमन प्रेशर पॉइंट आपका होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें किसमें, सुपाइन पोजीशन में। सुपाइन पोजीशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर कॉमन प्रेशर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे आपके। सबसे पहला होगा आपका ऑक्सीपिट, सेकंड जो होगा आपका शोल्डर्स, शोल्डर्स में भी कौन सा, स्केपुला। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका सैक्रम, नेक्स्ट होगा आपका हील। ठीक है, तो ये आपके कॉमन प्रेशर पॉइंट्स होंगे सुपाइन पोजीशन में। मोस्ट कॉमन जो अफेक्टेड जो प्रेशर पॉइंट होगा वो आपका सैक्रम, यानी कि अगर कोई जो पेशेंट है वो कंटिन्यूअसली आपकी किसमें, सुपाइन पोजीशन में, तो सबसे ज्यादा चांसेस कहां पे होंगे, सैक्रम वाले एरिया में बेड सोर बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। नेक्स्ट में बात करता हूं यहाँ पे लेटरल पोजीशन। अगर लेटरल पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स होंगे, देखिए सबसे पहला होगा आपका ईयर। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका चिक्स, नेक्स्ट होगा आपका एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द शोल्डर, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ शोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ हिप, हिप रीजन का कौन सा पार्ट होगा आपका, ग्रेटर ट्रोकेंटर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मीडियन एंड लेटरल मेल्यूलस। ठीक है, मीडियन एंड लेटरल मेल्यूलस। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि लेटरल पोजीशन में सबसे ज्यादा बेड सोर होने के चांसेस कहां पे होंगे, तो वो होंगे आपके एक्रोमियन प्रोसेस पे। ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस वाले रीजन में सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे अगर पेशेंट क्या है, लेटरल पोजीशन में है तो कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट है अपन प्रोन पोजीशन के बारे में बात करते हैं। प्रोन पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो प्रोन पोजीशन में कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स होंगे, कॉमन प्रेशर पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन। पहला होगा आपका ईयर, चेक्स। ठीक है, फीमेल अगर पेशेंट है तो उसमें क्या होंगे, ब्रेस्ट। ठीक है, अगर मेल क्लाइंट है तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसके अलावा नीज एंड टोज। ठीक है, अगर मैं बात करूंगी प्रोन पोजीशन में जो आपका मोस्ट अफेक्टेड एरिया होगा वो कौन सा होगा, नीज। ठीक है, नीज क्या होंगे आपके मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एरिया होंगे किसके अंदर, प्रोन पोजीशन के अंदर। अगर क्लाइंट है आपका प्रोन पोजीशन में तो सबसे ज्यादा कहां पे होंगे उसके चांसेस, नीज वाले एरिया में बेड सोर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे अपन स्टेजिंग ऑफ द बेड सोर। स्टेजिंग की अगर हम बात करूं तो यहाँ पे आपकी कितनी होती है, टोटल 4 स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 1 में क्या होगा, आपकी जो स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है एपिडर्मिस, वो क्या होगी, अफेक्टेड होगी, थोड़ा सा रेडनेस होगा वहां पे। ठीक है, तो स्टेज 1, स्टेजेस ऑफ बेड सोर।
सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टेज 1। स्टेज 1 की बात करूं तो सुपरफिशियल एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व। ठीक है, आपकी जो एपिडर्मिस की सुपरफिशियल लेयर है वो क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। ठीक है, रेडनेस होगा वहां पे, नो ब्लेंसेस, ठीक है, एंड नो पेन। स्टेज 1 की अगर मैं बात करूं तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि सुपरफिशियल एपिडर्मिस लेयर जो आपकी स्किन की वो इन्वॉल्व होगी। ठीक है, रेडनेस है वहां पे आपको देखने को मिलेगी, ब्लेंसेस नहीं होंगे, यानी कि कोई भी वहां पे कोई भी ब्लिस्टर वगैरह का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, पेन भी नहीं होगा। ठीक है, रेडनेस क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक है। स्टेज 1 की अगर रेडनेस, स्टेज 1 की बात करें तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेडनेस। स्टेज 2 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्टेज 2 की मैं बात करूं तो कंप्लीट क्या होगी आपकी एपिडर्मिस एंड पार्शियल डर्मिस इन्वॉल्व। ठीक है, आपकी जो स्किन की क्या एपिडर्मिस लेयर कंप्लीटली उसके अंदर इन्वॉल्व रहेगी एंड पार्शियली इन्वॉल्व रहेगी कौन सी आपकी डर्मिस लेयर। ठीक है, यहां पे क्या होगा, स्किन इंटीग्रिटी डिस्टर्ब। ठीक है, स्किन इंटीग्रिटी क्या रहेगी, डिस्टर्ब रहेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या रहेगा स्टेज 2 के अंदर, मोस्ट पेनफुल स्टेज। मोस्ट पेनफुल स्टेज रहेगी एंड ब्लिस्टर का फॉर्मेशन यहां पे देखने को मिलेगा। ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। अगर स्टेज 2 की बात करें तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, मोस्ट पेनफुल स्टेज। ठीक है, अगर बात करें क्वेश्चन में आपसे पूछे कि मोस्ट पेनफुल स्टेज कौन सी होगी तो आप वहां पे कौन सा आंसर जाएगा आपका, स्टेज 2। अगर बात करता है कि रेडनेस कौन सी स्टेज में देखने को मिलेगी तो वहां पे स्टेज 1। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेज 3 की। स्टेज 3 के अंदर क्या होगा कि आपकी कंप्लीट डर्मिस, एपिडर्मिस एंड पार्शियली हाइपोडर्मिस क्या होगी उसके अंदर आपकी इन्वॉल्व रहेगी। पेन रहेगा लेकिन इतना सीवियर पेन नहीं रहेगा। स्टेज 2 के अंदर पेन रहने का रीजन यही है कि जो आपकी नर्व सप्लाई होती है वो स्किन की कौन सी लेयर में होती है, आपकी डर्मिस लेयर में। और आपने देखा कि स्टेज 2 के अंदर क्या आपकी डर्मिस लेयर क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से वो मोस्ट पेनफुल स्टेज हो जाती है। स्टेज 3, स्टेज 3 की अगर मैं बात करता हूं तो स्टेज 3 के अंदर मैंने बताया कि आपकी क्या एपिडर्मिस, डर्मिस एंड पार्शियल हाइपोडर्मिस क्या रहेगी, इन्वॉल्व रहेगी। फुल थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस इन्वॉल्व एंड पार्शियल हाइपोडर्मिस इज इन्वॉल्व। ठीक है, हाइपोडर्मिस क्या रहेगी उसके अंदर, पार्शियली इन्वॉल्व रहेगी। ठीक है, लेस पेनफुल रहेगा ये। ठीक है, यहां पे क्या रहेंगे, वुंड देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वुंड में से क्या एक्सुडेट, एक्सुडेटिव फ्लूइड्स का सीक्रेशन देखने को मिलेगा। यानी कि ये कैसा वुंड होगा आपका, इन्फेक्शियस वुंड। अगर एक्सुडेट की बात करते हैं तो ये कहां से एक्सुडेट जहां से सीक्रेट होता है वो कैसा वुंड होता है आपका, इन्फेक्शियस वुंड होता है। अगर यहाँ पे ट्रांसुडेट की बात करते हैं, टू टाइप्स के आपके वुंड से टू टाइप के जो फ्लूइड्स हैं वो सीक्रेट होते हैं। ठीक है, अगर मैं पहला बात करता हूँ, एक एक्सुडेट होता है, ये अगर किसी वुंड के अंदर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस है तो वहां पे जो सीक्रेट होने वाले फ्लूइड्स हैं वो क्या होंगे, आपके एक्सुडेट होंगे। अगर किसी स्टेराइल वुंड के अंदर से क्या हो रहा है, आपका फ्लूइड सीक्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसुडेट। ठीक है, तो ये थी बात 3 की, स्टेज 3 की। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेज 4। स्टेज 4, स्टेज 4 के अंदर क्या रहेगा, आपकी कंप्लीट मसल्स, फुल थिकनेस
स्किन इन्वॉल्व विद मसल्स। ठीक है, मसल्स और आपकी स्किन क्या होंगे, कंप्लीटली इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगी। ठीक है, इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो इसके अंदर क्या रहेगा आपका, टनलिंग एंड अंडरमाइनिंग सीन। ठीक है, ये इसका क्या होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये वाली लाइन आपके पास में मिल जाए कि टनलिंग एंड अंडरमाइनिंग जो है आपकी कौन सी स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक है, तो वहां पे आपका आंसर क्या जाएगा, स्टेज 4। ठीक है, यहाँ पे नो पेन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पेन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एंड बोन्स एंड टेंडन विजिबल। बोन्स और टेंडन्स क्या रहेंगे उसके अंदर, विजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये चारों स्टेजेस के बारे में बात होगी। एक बार ब्रीफ में अपन दोबारा से समझ लेते हैं। अगर स्टेज 1 की बात करता हूं तो इसके अंदर क्या होगी, एपिडर्मिस लेयर जो आपकी स्किन की वो इन्वॉल्व रहेगी। ठीक है, और उसमें लेस पेनफुल रहेगा वो। ठीक है, पेनफुल नहीं भी रहेगा या फिर थोड़ा बहुत रहेगा। ठीक है, रेडनेस वहां पे रहेगी, कोई भी ब्लिस्टर का फॉर्मेशन आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर स्टेज 1 के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं कि आपका जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा उसके अंदर, रेडनेस। स्टेज 2 की बारे में बात करें तो आपकी एपिडर्मिस कंप्लीटली इन्वॉल्व रहेगी एंड डर्मिस भी कुछ पार्ट में उसमें क्या रहेगी, इन्वॉल्व रहेगी। डर्मिस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वहां पे सबसे ज्यादा पेनफुल स्टेज हो जाती है और यही इसका क्या हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट हो जाता है, पेन। ठीक है, स्टेज 3 की अगर बात करें तो फुल थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर क्या रहेंगी आपकी, इन्वॉल्व रहेंगी। ठीक है, एंड पार्शियली क्या आपकी हाइपोडर्मिस भी इसमें क्या रहेगी, इन्वॉल्व रहेगी। लेस पेनफुल है एंड बोन से क्या रहेगा, एक्सुडेटिव एंड ट्रांजुडेटिव सिक्रेशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टेज 3 के अंदर भी बोन एंड टेंडन्स विजिबल नहीं होते। स्टेज 4 की अगर बात करते हैं, स्टेज 4 के अंदर फुल थिकनेस ऑफ स्किन इन्वॉल्व एंड मसल्स भी क्या रहेंगी इसके अंदर, इन्वॉल्व रहेंगी। टनलिंग एंड अंडरमाइनिंग क्या रहेगी इसके अंदर, प्रेजेंट रहेगी। टनलिंग एंड अंडरमाइनिंग इसका कैरेक्टरिस्टिक साइन हो जाता है। इसके अंदर पेन नहीं होगा क्योंकि आपकी जो नर्व सप्लाई होती है वो आती है डर्मिस के, डर्मिस लेयर कंप्लीटली क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। बोन्स एंड टेंडर्स यहाँ पे क्या रहेंगे आपके, विजिबल रहेंगे। ठीक है, ये हो गए आपकी स्टेजेस ऑफ बेड सोर। तो 4 स्टेज हो गई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इनकी जो रिस्क है उसको अपन कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, जो आपका रिस्क है उसको किस तरीके से अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पेशेंट जो है वो कितनी रिस्क पे है बेड सोर के डेवलप होने की रिस्क पे। ठीक है, रिस्क असेसमेंट। इसके रिस्क असेसमेंट की बात हो रही है, बेड सोर के डेवलप होने की रिस्क कितनी है किसी भी पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पे 3 तरीके के स्केल्स अपन यूज करते हैं। पहला है आपका ब्रेडन स्केल। ठीक है, ये बारबोरा ब्रेडन ने दिया था। ठीक है, कब दिया था, 1987 के अंदर दिया था। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं, एक होता है आपका नैन्सी वाटरलो स्केल। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा है नॉर्टन स्केल। ठीक है, ये 3 तरीके के स्केल्स होते हैं जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, रिस्क का असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि कितनी रिस्क पे आपका पेशेंट जो कितनी रिस्क पे बेड सोर के डेवलप होने के बारे में अपन ब्रेडन स्केल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ब्रेडन स्केल होता क्या है, किस तरीके से। इसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 6 कंपोनेंट्स होते हैं ब्रेडन स्केल। इसके कंपोनेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, इसका मिनिमम स्कोर एंड मैक्सिमम स्कोर। मिनिमम जो स्कोर होता है उसका कितना होता है, 6 होता है एंड मैक्सिमम स्कोर कितना होता है इसका, 23। ठीक है, 23 इसका मैक्सिमम स्कोर होता है, मिनिमम स्कोर क्या होता है, 6 होता है। और कंपोनेंट्स कितने होते हैं, 6 कंपोनेंट्स, 6 कंपोनेंट्स। ठीक है, 6 कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कंपोनेंट आ गया आपका सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन। दूसरे कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिशन।
थर्ड कंपोनेंट की अगर मैं बात करता हूं तो मोबिलिटी, फोर्थ वन विल बी एक्टिविटी, ठीक है। फिफ्थ कंपोनेंट जो होगा आपका कौन सा होगा, फ्रिक्शन, एंड लास्ट वन कौन सा होगा आपका, मॉइस्चर। लास्ट वन कौन सा होगा आपका, मॉइस्चर। तो ये आपके 6 कंपोनेंट्स हो गए, यानी कि इन कंपोनेंट्स को आप रेट करोगे, उन रेटिंग्स का जो टोटल आएगा, ठीक है, उन रेटिंग्स को ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा वो क्या रहेगा, आपका स्कोर रहेगा किस पे, ब्रेडन स्केल पे। मिनिमम स्कोर कितना होता है इसका, 6 होता है, एंड मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। अगर सेंसरी परसेप्शन की मैं बात करूं तो कितना, 1 to 4 इसका क्या होता है, आपका रेट होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन का भी कितना होता है, 1 to 4 होता है, मोबिलिटी का 1 to 4 होता है, एक्टिविटी का भी 1 to 4 होता है, ठीक है। अगर मैं मॉइस्चर के बारे में बात करूं, फ्रिक्शन के बारे में बात करूं, तो मॉइस्चर का कितना होगा आपका, 1 to 4, एंड फ्रिक्शन का कितना रहेगा, 1 to 3, ठीक है। अगर अपन मैक्सिमम स्कोर की बात करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा आपका, 23 आएगा, एंड मिनिमम स्कोर की बात करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब अपन बात करते हैं कि आपने ये कंपोनेंट्स का असेसमेंट कर लिया, आपने उसका पता कर लिया कि कितना सेंसरी परसेप्शन परसेंट है, न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, मोबिलिटी कितनी है, एक्टिविटी कितनी है, फ्रिक्शन कितना है पेशेंट के लिए, और मॉइस्चर कितना है, ठीक है। ये सब चीजें करने के बाद में आपको क्या करना है, टोटल स्कोर आपको पता करना है और रिस्क का असेसमेंट करना है, ठीक है। जितना ज्यादा स्कोर होगा, जितना ज्यादा स्कोर होगा उतनी ही मिनिमम क्या रहेगी, रिस्क रहेगी, जितना कम क्या रहेगा, रिस्क सॉरी स्कोर रहेगा, उसको रिस्क उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो एक लाइन है, मिनिमम स्कोर हाई रिस्क, एंड मैक्सिमम स्कोर लो रिस्क, ठीक है। अब बात करेंगे अपन प्रॉपर कि 6 to 23 के बीच में अगर वेरिएशंस के बारे में बात करें तो किस पे कितना कितना रिस्क रहेगा, ठीक है, ब्रेडन स्केल के बारे में। तो मैं ये वाला रब कर रहा हूं। अगर आपको जो स्कोर मिल रहा है ब्रेडन स्केल पे वो है आपका 18 to 23, यानी कि उसको कैसा है, नो रिस्क, उस पेशेंट को कोई भी बेड सोर डेवलप होने के चांसेस नहीं है। अगर यही स्कोर आपको मिल रहा है 15 to 18, 15 to 17, तो इस पे कितना रहेगा, लो रिस्क, ठीक है, लो रिस्क रहेगा। अगर मैं बात करूं 12 to 14 तो मॉडरेट रिस्क। अगर बात करते हैं अपन कितना, 10 to 11 तो ये क्या रहेगा, हाई रिस्क। नेक्स्ट अपन बात करेंगे लेस देन 10, अगर आपका ब्रेडन स्कोर है तो वो क्या रहेगा, वेरी हाई रिस्क, ठीक है, वेरी हाई रिस्क। तो ये ब्रेडन स्केल के बारे में बात की, किसने दिया था, बारबोरा ब्रेडन ने दिया था 1987 में। इसने क्या किया, 6 कंपोनेंट्स फिक्स किए। इन कंपोनेंट्स को असेस करने के बाद में आप उनको क्या करोगे, रेट करोगे। रेट करने के बाद में उनका टोटल जो आएगा वो स्कोर होगा क्या, आपका ब्रेडन स्कोर, ठीक है। ब्रेडन स्कोर के बाद में आप क्या करोगे, उसका जितना आपका ब्रेडन स्कोर है उस अकॉर्डिंग आपको उसका रिस्क का मेजरमेंट करना होता है। मिनिमम स्कोर कितना होगा आपका, 6 होगा, मैक्सिमम स्कोर क्या होगा, 23 रहेगा। अगर हम बात करूं मिनिमम स्कोर है तो हाई रिस्क रहेगी उसको किसकी, बेड सोर डेवलप होने की, और अगर मैक्सिमम स्कोर है तो लो रिस्क रहेगी किसकी, उसको बेड सोर डेवलप होने के चांसेस रहेंगे। अगर बात करते हैं 18 to 23, अगर आपका ब्रेडन स्कोर है तो वहां पे नो रिस्क रहेगी क्योंकि उस पेशेंट को कोई भी बेड सोर डेवलप होने के चांसेस नहीं है। 15 to 17 है तो वो लो रिस्क पे है। 12 to 14 की अगर बात करें तो मॉडरेट रिस्क पे है, एंड 10 to 11 पे बात करें तो हाई रिस्क पे है। और लेस देन अगर 10 आ रहा है आपका ब्रेडन स्कोर, दैट मींस आपका जो पेशेंट है वो वेरी हाई रिस्क पे है बेड सोर डेवलप होने के, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे केयर ऑफ बेड सोर। केयर ऑफ बेड सोर की अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास में कोई पेशेंट आया, ठीक है,
उसको आपके पास में जैसे पेशेंट आया, उसको बेड सोर हो गया, ठीक है। बेड सोर होने के बाद में आप फर्स्ट पर्सन कौन आगा जिसको आप इन्फॉर्म करोगे, तो उसमें फर्स्ट पर्सन कौन होगा, आपका सुपरवाइजर, यानी कि वार्ड इंचार्ज जो होगा उसको आप क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे। इन्फॉर्म द वार्ड इंचार्ज अबाउट बेड सोर। बेड सोर के बारे में किसको इन्फॉर्म करोगे, सबसे पहले आप वार्ड इंचार्ज को इन्फॉर्म करोगे। नेक्स्ट क्या करोगे, प्रोवाइड चेंज द पोजीशन एवरी 2 आवर, ठीक है। एवरी 2 आवर्स में आपको क्या करना है, जो पेशेंट है उसकी पोजीशन को क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड appropriate pressure relieving equipments, ठीक है। जैसे कि आपकी एयर मैट्रेस होगी, वाटर मैट्रेस होगी, ठीक है, ये सब आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना है। असेस द रिस्क, assess the risk of developing बेड सोर। बेड सोर के डेवलप होने के रिस्क को आप असेस करोगे, ये प्रायोरिटी वाइज रहेगा आपका, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी आपकी प्रायोरिटी रहेगी, एज ए नर्स आप किसी वार्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे आपके किसी पेशेंट को क्या हो जाता है, बेड सोर डेवलप हो जाता है, या फिर आप मल्टीपल पेशेंट्स की क्या कर रहे हो, केयर कर रहे हो, ठीक है, उस दौरान आप बेड सोर का किस तरीके से आप ध्यान रखोगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी, असेस द रिस्क। आपको सभी पेशेंट्स की रिस्क को क्या करना है, असेस करना है कि कौन सा पेशेंट सबसे हाई रिस्क पे है, किसके लिए, आपके बेड सोर के डेवलप होने के लिए, ठीक है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बाद में आपने देखा कि किसी एक पेशेंट को क्या हो गया, बेड सोर डेवलप हो गया है, देन आपका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, वार्ड इंचार्ज को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। उसके बाद में आप उसको एवरी 2 आवर क्या करेंगे, उसको पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसको जो प्रेशर रिलीविंग इक्विपमेंट्स जो है वो क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये थी प्रायोरिटी के बारे में बात कि आप क्या क्या कर सकते हो। इसके बाद अपन बात करेंगे वुंड केयर के बारे में। वुंड केयर, जो आपका बेड सोर हो गया है उसके वुंड की आप किस तरीके से केयर करोगे। वुंड केयर की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहली बात आती है कि क्लीनिंग। तो क्लीनिंग का एक प्रिंसिपल होता है मोर क्लीन टू लेस क्लीन, ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन रहेगी। यानी कि अगर जो वुंड है उसकी मोर क्लीन साइड से आपको किस तरफ आपको क्या करना है, उसको क्लीन करना है, लेस क्लीन की तरफ, या फिर मैं बात करूं मोर इन्फेक्शन टू लेस इन्फेक्शन, इस तरीके से आपको क्या करना है, उसको क्लीन करना है। तो अब मैं बता सकता हूं आराम से, अगर आपको ये प्रिंसिपल पता लग गया है, बेड जो आपके वुंड्स होते हैं उनकी क्लीनिंग का क्या पता लग गया है, आपको प्रिंसिपल अगर पता लग गया है, उसके बाद आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके बेड सोर जो हो रखे हैं, बेड सोर के वुंड को आप किस तरीके से क्लीन करोगे। तो बेड सोर का वुंड किस तरीके से क्लीन होगा, पेरिफेरी टू सेंटर आपको क्या करना है, उसको क्लीन करना है, ठीक है। क्योंकि ये कैसा है, इन्फेक्शियस वुंड है, तो आपका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, मोर इन्फेक्शियस होगा, ठीक है, और आपका जो पेरिफेरी है वो क्या रहेगा, लेस इन्फेक्शियस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से करना है, पेरिफेरी टू सेंटर आपको क्या करना है, क्लीन करना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि आपने वुंड को क्लीन कर दिया, ठीक है, अगर वहां पे क्या है, इन्फेक्शन प्रेजेंट है, यूज बीटाडीन इफ इन्फेक्शन प्रेजेंट। अगर वहां पे इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, बीटाडीन यूज करना है। अगर किसी पेशेंट को बीटाडीन से एलर्जी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लोरहेक्सिडिन भी यूज कर सकते हैं, क्लोरहेक्सिडिन, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, किसी भी पेशेंट को अगर बीटाडीन से एलर्जी है तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, क्लोर
हेक्सेडिन भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर वहां पे क्या है नेक्रोटाइजिंग पार्ट है, अगर उसको आपको हटाना है, उसको आपको क्लीन करना है, तो H2O2 भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। H2O2 यूज इफ एनी नेक्रोसिस प्रेजेंट। ठीक है, अगर जो वुंड है उसमें क्या है, कोई नेक्रोटाइजिंग पार्ट है, उसको आपको अगर रिमूव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, H2O2 भी क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो। इसके अलावा अगर मैं वुंड केयर की बात करता हूं, तो वुंड केयर में ही एक पार्ट होता है कि आपको क्या करना है, जो वुंड होता है वहां पे क्या करना है, कुछ शुगर ग्रेन्यूल्स आपको डालने हैं, उसके बाद में वहां पे क्या करना है, आपको इंसुलिन का स्प्रे भी करना है। उससे क्या होगा, इंसुलिन क्या करता है कि जो आपकी शुगर जो होती है, जो आपका ग्लूकोज होता है, उसकी शिफ्टिंग को बढ़ा देता है, कहां पे, सेल्स के अंदर। अगर आपकी सेल्स के अंदर ग्लूकोज मिल गया, यानी कि उनको न्यूट्रिशन मिल गया, तो इजीली क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, अच्छे से वो क्या कर पाएंगे, वहां पे मल्टीप्लीकेशन करके उस घाव को क्या करने में, उस वुंड को वापस से हील करने में क्या रहेंगे, आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो मैं बात करता हूं यूज sugar granules with insulin for better healing। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या होगा, हीलिंग ज्यादा अच्छे से मिल पाएगी, क्योंकि शुगर क्या हो गया, आपका ग्लूकोज का सोर्स हो गया। ठीक है, और इंसुलिन क्या कर देगा, आपका सेल्स के अंदर अपटेक इसका क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जिससे क्या होंगे, वहां पे हीलिंग की प्रोसेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हीटिंग बल्ब आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यूज ऑफ हीटिंग बल्ब। हीटिंग बल्ब की मैं बात करूं तो ये किस तरीके से हेल्प करेगा, हीटिंग बल्ब क्या करेगा, आपका जो वुंड है उसके चारों तरफ की जो ब्लड, उसको क्या करेगा, हीट प्रोवाइड कराएगा। हीट प्रोवाइड करने की वजह से क्या रहेगा, वहां की जो ब्लड वेसल्स है वो थोड़ी बहुत क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, और वहां पे इजीली क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा। अगर ब्लड सप्लाई वहां पे बढ़ गया है तो क्या रहेगा, इजीली वहां पे न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे वहां पे क्या रहेगा, जो मल्टीप्लीकेशन है या जो ग्रोथ है आपकी सेल्स की, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हीलिंग की प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मैं बात करूं हीटिंग बल्ब की, तो हीटिंग बल्ब कैसा होना चाहिए, आप लेंगे 100 वोल्ट का बल्ब, 100 वोल्ट का बल्ब, जिसको क्या करना है, कितना सेंटीमीटर अवे रखना है, 45 टू 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वुंड। वुंड से कितना दूर रखना है, 45 टू 60 सेंटीमीटर अवे रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कितना, फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स आपको क्या करनी है, हीट प्रोवाइड करनी है, एंड 3 टाइम्स ए डे। 3 टाइम्स ए डे आपको क्या करनी है, हीट प्रोवाइड करनी है। तो हीटिंग बल्ब की अगर बात करूं मैं आपके बेड सोर के वुंड के लिए, तो हीटिंग बल्ब का क्या रहेगा, 100 वोल्ट का बल्ब आपको यूज करना है। जो वुंड की साइट है वहां से कितना दूर आपको बल्ब को प्लेस करना है, 45 टू 60 सेंटीमीटर अवे आपको प्लेस करना है। 10 मिनट्स के लिए इसको रखना है, और दिन में कितनी बार आपको यूज करना है, ये टोटल 3 टाइम्स ए डे आपको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, एक पॉइंट होता है आपका, नोट करके लिखेंगे इसको, जो आपका वुंड था, मैंने बताया था कि स्टेज 1 के अंदर क्या हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। ठीक है, उस रेडनेस वाले एरिया को कभी भी क्या नहीं करना है, मसाज नहीं करना है। नेवर मसाज द redent area because of, never massage the redness area due to chances of skin breakdown।